प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत में शहरीकरण पर। अर्थात मध्यकाल में किस तरह भारत में नगरों का तेजी से विकास हुआ और नए नए नगरों की स्थापना हुई, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। भारत के संदर्भ में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भी भारत में बड़े बड़े नगर स्थापित थे। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक पूर्णतया नगरीय सभ्यता थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर आदि जो नगर थे, ये नगर उस समय की एक विकसित नगरीय प्रणाली के अंतर्गत स्थापित थे। इन नगरों की जो नगर योजना थी वो सुनियोजित थी। नगरों में जल निकास की जो प्रणाली थी वह उच्च कोटि की थी। तो इस तरह हम हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे, इन नगरों की स्थापना को हम भारत के संदर्भ में प्रथम नगरीकरण अथवा शहरीकरण कह सकते हैं। भारत में दूसरा जो नगरीकरण हुआ वो हमें देखने को मिलता है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, जब हम विभिन्न नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रावस्ती, चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगृह, जिनका राजगृह आदि विभिन्न जो नगर थे, इनके बारे में हम 6ठी सदी ईस्वी पूर्व विस्तृत अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात भारत में तुर्कों के आगमन के पश्चात नगरीकरण की प्रक्रिया को बहुत सदियों बाद तेजी मिली और पुनः बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। यद्यपि ऐसा नहीं है कि 6ठी सदी ईस्वी के पश्चात और सल्तनत काल तक भारत में बड़े नगर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि बड़े नगर नहीं थे। भारत में तब भी नगर थे, परंतु संख्या की दृष्टि से नगरों की संख्या अवश्य कम थी। हम ये भी कह सकते हैं कि नगरों का विस्तार उस आकार में नहीं था जितना बाद में सल्तनत काल और मुगल काल में हुआ। क्योंकि इसका एक कारण यह था कि प्राचीन भारत में सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों को महत्व दिया जाता था। इसलिए हम पाते हैं कि चित्तौड़, रणथंभौर आदि जो बड़े बड़े दुर्ग थे, ये दुर्ग जो हैं सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। अतः दुर्गों का विकास जो है नगरों के रूप में उतना बेहतर नहीं हो पाया जितना सल्तनत काल में नगरों का विस्तार और विकास हुआ। इसलिए सामान्यतया हम पुनः भारत में तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया को तुर्कों के पश्चात या हम कह सकते हैं सल्तनत काल में मानते हैं। सल्तनत कालीन जो शहरीकरण अथवा नगरीकरण था, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ग्रामों के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप शहरों के स्थापित हो जाने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जा सकता है। अर्थात जब कोई भी बड़ा ग्राम जब अपने स्वरूप को परिवर्तित करते हुए उसका आकार विस्तृत हो जाता है और उसमें
व्यापार शिल्प को बढ़ावा मिलता है, तो हम ये समझते हैं कि अब जो है ग्राम नगर में परिवर्तित होने जा रहा है और हुआ है। क्योंकि नगरों की एक विशेषता यह है कि इसमें प्रमुखतया व्यापारी वर्ग तथा शिल्पी वर्ग निवास करता है, जो कि व्यापार और शिल्प को बढ़ावा देता है। शहरीकरण की परिभाषा एच.सी. वर्मा ने इस प्रकार दी है। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जनपद का ग्रामीण स्वरूप क्रमशः लुप्त हो गया और उसमें बसने वाले अधिकांश लोग गैर कृषक हो गए। वह लगभग नियमित रूप से अपने खाने का सामान खरीदने लगे। ऐसी स्थिति में मुद्रा की अर्थव्यवस्था का वर्चस्व होने लगा। उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन और विस्तार होना ऐसे में अवश्यंभावी था, जिसके कारण आंतरिक व बाह्य व्यापार होने लगा। अर्थात नगरों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि नगरों में अधिकांशतः गैर कृषक वर्ग निवास करता है तथा नगरों में मुद्रा और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अब हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि सल्तनत काल में शहरीकरण को क्यों बढ़ावा मिला, अर्थात नगरीकरण के क्या कारण से। नगरीकरण का एक प्रमुख कारण विद्वानों द्वारा कृषि अधिशेष को माना गया है, अर्थात कृषि उपज में किसानों द्वारा इतनी उपज पैदा कर लेना कि उनकी आवश्यकता पूर्ति के पश्चात भी उपज का कुछ भाग शेष रह जाए, जिसे हम कृषि अधिशेष कह सकते हैं। क्योंकि मध्यकाल में या प्राचीन काल में किसान इतना उत्पादन करता था कि जिससे वह स्वयं का गुजारा कर सके तथा भू राजस्व को अदा कर सके। ऐसी स्थिति में जब कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, अर्थात किसान की जरूरत और राजस्व चुकाने के पश्चात भी जब उसके पास उपज का शेष भाग बचने लगा, तो इस अधिशेष को वह कहाँ निवेश करे, कहाँ इसको व्यय करे। इस व्यय को, इस अधिशेष को अन्य जगह स्थानांतरित करने के कारण भी नगरों का विकास हुआ। क्योंकि नगरों में जो वर्ग निवास करता है वह गैर कृषक वर्ग होता है, अर्थात वह वर्ग कृषि नहीं करता है, और चाहे वो कृषक वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, मानव समाज के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है और भोजन की आवश्यकता कृषि से ही पूरी हो सकती है। तो शहरों के विकास के लिए यह आवश्यक था कि ऐसा ग्रामीण कृषक वर्ग हो जो शहरों को भोजन अर्थात अनाज की आपूर्ति कर सके। और यह आपूर्ति शहरों के लिए तभी संभव थी जब कृषक अधिशेष का उत्पादन करे, अतिरिक्त अनाज का उत्पादन करे। इस तरह कृषि में अधिशेष उपज ने शहरों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और शहरों के विकास का एक बड़ा कारण बना। शहरों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है शिल्पों के उत्पादन में तेजी। भारत में तुर्कों के आगमन के फलस्वरूप व्यापार में भी वृद्धि हुई, क्योंकि मध्य एशिया, अरब आदि देशों से भारत का संपर्क और प्रगाढ़ हुआ। यद्यपि ऐसा नहीं था कि भारत का अरब कंट्रीज या तुर्की देशों से या मध्य एशिया से पहले संपर्क नहीं था। प्राचीन रेशम मार्ग इस बात का साक्षी है कि
प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया के अन्य देशों से भारत का व्यापार होता था, परंतु तुर्कों के आगमन से इस व्यापार को तेजी मिली और व्यापार में तेजी के कारण भारतीय शिल्प की विदेशों में मांग बढ़ी और इस कारण इस मांग ने शिल्पों के उत्पादन में तेजी लाने में योगदान दिया। शिल्पों के उत्पादन में तेजी से शिल्पकारों के लिए एक ऐसा बाजार आवश्यक हो गया जहां वो अपना उत्पादन आसानी से बेच सके और यह बाजार उन्हें उपलब्ध कराया शहरों ने। इस कारण शहरों में शिल्पी वर्ग निवास करने लगा और अपने शिल्प को बेहतर बनाने के लिए और उत्पादन में वृद्धि के कारण शहरों का और भी विकास हुआ। शहरीकरण का एक अन्य कारण है तुर्कों का केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा। दरअसल तुर्क शासकों का जो शासन तंत्र था वो इस तरह स्थापित था कि उनकी शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी। सुल्तान, उसके आसपास उनके अमीर वर्ग, सेनाधिकारी आदि इस तरह संगठित रहते थे कि उन्हें अपने प्रशासन को सुचारू करने हेतु एक ऐसे स्थान पर ही सबको स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिस कारण प्रशासनिक शहरों की स्थापना हुई और राजधानी के रूप में जो शहर स्थापित हुए उन शहरों का ढांचा अपने आप विकसित होने लगा। इस तरह तुर्कों की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था ने भी शहरीकरण में योगदान दिया। विद्वानों का मानना है कि तुर्कों का जो जीवन जीने का ढंग था, जो जीवन पद्धति थी, वह मूलतः शहरी थी। अर्थात तुर्क सुल्तान और तुर्क जो अमीर वर्ग था वह मूलतः शहरी जीवन का अभ्यस्त था। इसलिए जब तुर्कों ने भारत में शासन करना आरंभ किया तो अपनी शहरी जीवन के कारण इन्होंने भारत में शहरों की स्थापना में योगदान दिया। जिस समय तुर्क शासक या मुस्लिम वर्ग भारत आया, ऐसा माना जाता है कि उस समय भारत की परिवहन व्यवस्था बेहतर नहीं थी, क्योंकि तुर्क आक्रमणकारी जब भारत आए तो उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए अच्छी सड़कों की आवश्यकता थी, या अगर कहीं विद्रोह हो गया, इस विद्रोह के दमन हेतु ऐसी परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता थी जिससे वो आसानी से अपने सैन्य बल को विद्रोही तक पहुंचा सके। इसलिए शहरीकरण से एक लाभ यह भी हुआ कि परिवहन की व्यवस्था सुचारू हो गई और इस परिवहन की व्यवस्था ने जो है शहरों के स्थापित होने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि बाद के वर्षों में हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने जो ग्रांड ट्रंक रोड थी, वो रोड इसीलिए बनाई थी कि विभिन्न उस समय के व्यापारिक शहरों को जोड़ सके। तो इसलिए भी शहरीकरण को भारत में बढ़ावा मिला। बाजारों का पुनर्गठन। भारत में शहरीकरण के पीछे एक बड़ा कारण बाजारों का पुनर्गठन भी था, क्योंकि तुर्कों की जो सैन्य पद्धति थी वह इस तरह की थी कि इसमें सेना एक स्वतंत्र संगठन थी। अर्थात सैनिक स्थायी सैनिक होते थे। वह तत्कालीन भारतीय राजाओं की सैन्य व्यवस्था से एक प्रकार से काफ़ी भिन्न थी, क्योंकि भारतीय सैन्य प्रणाली
उस समय सामंती प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें जब राजा को आवश्यकता होती तो वह अपने सामंतों से सैनिकों को इकट्ठा कर लेता और मूलतः ये सैनिक कहीं न कहीं कृषि या अन्य से जुड़े होते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय शासकों के पास उस ढंग की स्थायी सेना नहीं होती थी जिस प्रकार की स्थायी सेना तुर्क आक्रमणकारी शासकों के पास होती थी, क्योंकि तुर्कों के लिए आक्रमण के लिए वास्तव में एक स्थायी सेना की ही आवश्यकता थी। ऐसे में तुर्क सुल्तानों की स्थायी सेना की आवश्यकता के लिए ऐसे बाजारों की आवश्यकता थी जहां पर सेना को सभी वस्तुएं उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो सकें, और ऐसी स्थिति में सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत में बाजारों का पुनर्गठन किया गया और बाजारों के इस पुनर्गठन ने बाजारों के स्वरूप को विस्तृत कर दिया और ये बाजार कालांतर में बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए। अगला महत्वपूर्ण कारण है सुल्तानों द्वारा शहरों को बसाया जाना। तुर्क सुल्तानों द्वारा कई शहरों की स्थापना, आपने अध्ययन किया होगा कि ऐसे कई तुर्क सुल्तान हुए जिन्होंने कई महत्वपूर्ण शहरों को बसाया। इनमें जैसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, तुगलकाबाद आदि कई शहरों की स्थापना की। इसी तरह विभिन्न सुल्तानों ने अपने अपने शासनकाल में अनेक शहरों की स्थापना की, शहरों को बसाया, और इससे भी दिल्ली सल्तनत में शहरीकरण को बढ़ावा मिला। सल्तनत काल में जो प्रमुख शहर थे उन शहरों की अपनी कुछ विशेषताएं थी, क्योंकि इन शहरों की जो स्थापना हुई या जो स्थापित शहर थे उन शहरों की अपनी कुछ विशेषताएं थी। जैसे कुछ शहर इसलिए स्थापित हुए थे कि उनका प्रशासनिक महत्व था, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक महत्व के कारण कई शहरों का स्वरूप विस्तृत हुआ और उनका प्रशासनिक ढांचा बड़ा होने के कारण उनका आकार फैलता गया। इस तरह के प्रशासनिक शहर थे लाहौर, दिल्ली, पटना, जिसे हम बाद में आगरा को जो पाते हैं, सिकंदर लोदी ने जो आगरा को बसाया था, बाद में प्रशासनिक राजधानी होने के कारण आगरा कालांतर में एक बड़ा शहर बन गया था। इसलिए प्रशासनिक आधार पर भी कई शहरों का विस्तार हुआ और उनका फैलाव बढ़ता गया। दूसरे प्रकार के शहर थे धार्मिक शहर। धार्मिक शहर अर्थात जो श्रद्धालुओं की यात्रा के कारण या श्रद्धालुओं के आने जाने के कारण अस्तित्व में आए और उन्हें विस्तार मिला। भारत के जो प्राचीन धार्मिक स्थल थे उन धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों का प्राचीन काल से आवागमन बना रहता था, परंतु सल्तनत काल में कुछ प्रमुख शहर धर्म के कारण प्रकाश में आए और उनका महत्व बढ़ा। इनमें जैसे प्रमुख थे अजमेर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के कारण अजमेर का महत्व बढ़ा और अजमेर एक धार्मिक शहर के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह बनारस प्राचीन काल से ही भारत में शिल्प और कला के लिए भी जाना जाता था, परंतु सल्तनत काल में
धर्म के कारण, हिंदू धर्म का एक प्रमुख स्थल होने के कारण भी बनारस का महत्व बढ़ा और इसका विस्तार हुआ। इसी तरह अन्य जो शहर थे, धर्म के कारण कई शहरों को विस्तार मिला और धार्मिक महत्व के कारण ही कालांतर में भी उनका अस्तित्व बना रहा और उन्हें प्रमुखता से शहरों में शुमार किया जाता रहा और निरंतर उनका विस्तार होता रहा। तीसरे प्रकार के शहर ऐसे शहर थे जो कि शिल्प के कारण उन्हें विस्तार प्राप्त हुआ। जैसे बयाना नील के लिए प्रमुख शहर था। नील के व्यापार के कारण बयाना का महत्व बढ़ा और बयाना शहर का विस्तार हुआ। इसी तरह ढाका की मलमल प्रसिद्ध रही है और मलमल के शिल्प के कारण ढाका शहर को न केवल ख्याति प्राप्त हुई, न केवल और साथ ही उसका विस्तार हुआ, बल्कि निरंतर ढाका का शहरीकरण के उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहा और प्राचीन काल से लेकर आज तक ढाका शहर निरंतर विकसित होता जा रहा है। चौथे प्रकार के शहरों में वे शहर थे जो बंदरगाहों के तट पर बसे हुए थे, क्योंकि बंदरगाह समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख शहर थे। इस कारण इन बंदरगाहों पर बड़े बसे शहरों का और भी विस्तार हुआ। सल्तनत काल में ऐसे प्रमुख शहर थे भड़ौंज, मछलीपट्टनम आदि, जो इनके अतिरिक्त अन्य भी जो शहर थे जहाँ पर समुद्री व्यापार होता था। इस कारण बंदरगाहों पर बसे शहरों का भी महत्व स्थापित हुआ। इस तरह हम समझ सकते हैं कि मध्यकाल में किस तरह भारत में शहरीकरण को बढ़ावा मिला।